Okay, thank you so much. Just confirm once you can see my screen. Sir, your screen is visible, clear. Yeah, is it clear? Yes, yes. Okay. So good afternoon all. तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के बारे में। तो बेसिकली ये कोई पेलिएटिव केयर में नया चीज नहीं है, ये सब जगह में होता है। आप लोग जहां पे भी काम कर रहे हो, आप लोगों का हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं एंड हर दिन आप लोग सिम्टम मैनेजमेंट करते आ रहे हो। एंड मैक्सिमम पेशेंट, क्योंकि नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीज तो यूनिवर्सल साइड इफेक्ट माना जाता है। कोई भी आप मतलब पेशेंट को कोई भी डिजीज हो, वो साथ ही साथ नोजिया, वोमिटिंग ये सब आते ही रहता है। एंड खास करके जब पेशेंट को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, तो वो तो और भी ज्यादा होने लगता है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में। लेकिन मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आज के सेशन जो है ना, वो थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, क्योंकि जो चीज आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो आप लोग करते हो, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग उसमें आंसर जो चैट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि ये कोई नया चीज नहीं है। तब कुछ चीज है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो हम ज्यादा करके बात करेंगे। अदर देन दैट बाकी का जो चीजें हैं वो सेम है जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये जो सेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो मेनली हम लोग बात करेंगे कि मेनली कौन-कौन चीजें हैं, कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या-क्या है, सिम्पटम मैनेजमेंट करने के लिए एक नर्स के तौर पे हम लोगों को क्या-क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज वन। सेकंड है कि कॉमन जीआई सिम्पटम्स जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्डली, ठीक है, बेसिकली पेशेंट जब सीवियर कंडीशन में हमारे पास आते हैं, तो पेशेंट को खास तौर पर उन लोगों को मैक्सिमम पेशेंट चाहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। तो लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ ऐसा चीज भी होता है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो हमारा नर्सेस लोग इसको इनिशिएट करना चाहिए। तो नॉन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी दोनों को एक साथ करने से ज्यादा इफेक्टिव मिलता है। तो इसीलिए हम लोग आज नॉन फार्माकोलॉजिकल भी बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल के साथ। सिम्पटम मैनेजमेंट के जो जनरल गाइडलाइंस हम अगर देखेंगे, तो सबसे पहला जो बात है कि पैलिएटिव केयर में जो 4 पिलर्स है, मेनली फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, वो चीज यहाँ पे भी है। एक पेशेंट को बहुत ही लंबा समय तक जो कोई सिम्टम्स उनको परेशान करते रहता है, तो बाकी का फैक्टर्स उनको आते जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल, एंजाइटी होने लगता है, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों डॉक्टर अच्छा नहीं है, या फिर मेरा साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है, जो उन्होंने अपना मतलब जो मेडिकल टीम है उनके साथ देखा नहीं सकता है, वो चीज वो घर वालों के साथ दिखाना स्टार्ट करता है। एक टाइम पे जाके घर वाले भी पूरा परेशान हो जाते, थक जाते हैं, एंड वो भी उनको फिर ज्यादा मतलब उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्यादा ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। एंड कुछ एक पर्टिकुलर जगह में जाके उनको भी वो लगता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मैं ही क्यों इस सब चीजों में भुगत रहा हूँ। देखो मेरा साइड वाला पेशेंट सेम ही तो पेशेंट है, सेम डायग्नोसिस है, देखो उनका तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो सब चीज होने लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो नर्सेस अगर बोलेंगे तो इंडियन नर्सेस को प्रिस्क्राइब करना मना है या फिर ऑथराइज नहीं है, बट हम लोग एक ही पेशेंट के साथ डील करता है, जो पेशेंट के साथ डॉक्टर भी डील करता है, तो हमारा असेसमेंट में कभी भी मतलब लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारा असेसमेंट 100% परफेक्ट होना चाहिए। एंड परफेक्ट इसलिए होना चाहिए ताकि एक अच्छा खासा रिपोर्ट में डॉक्टर को दे सको एंड डॉक्टर अच्छी तरह से उसको ट्रीट कर पाए। एंड सिर्फ दवाई में नहीं, नॉन ड्रग थेरेपी जो है,
जो बिना दवाई में हमारे मतलब घर में जो ट्रीटमेंट चलता है, जो चीज जैसे पोजीशन चेंज करना, जैसे थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज कर देना, तो वो सब चीज नॉन ड्रग थेरेपी को भी हम लोग एक साथ में फोकस करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल सब कुछ मिला के पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसको किस तरह से हम एनहेंस कर सकता है बेस्ड ऑन पेशेंट के फाइनेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, इतना लंबा लिस्ट हमने दे दिया ताकि पेशेंट खरीद ही ना पाए एंड पेशेंट को फाइनेंशियल बर्डन होने लगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड जैसे कि वो एक आदमी का काम है नहीं, हम लोग को एक टीम बन के काम करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी टीम बन के। तो इसीलिए हम लोगों को डॉक्टर, नर्स, सोशल वर्कर, अदर जो भी हमारे टीम मेंबर्स है, सबके साथ एक टीम बॉन्डिंग होना चाहिए। जो भी चीज हम पेशेंट के साथ कर रहा है, सबको एक साथ एक ही न्यूज जाना चाहिए, ताकि पेशेंट कंफर्मेशन के लिए दूसरा डॉक्टर को या दूसरा नर्सेस को भी पूछे तो उनको सेम आउटकम मिले, सेम बातें मिले, ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कि मैंने बोला फार्माकोलॉजी एंड नॉन फार्माकोलॉजी, जो दवाई है तो दवाई एंड बाकी का जो जैसे मसाजिंग, ये सब नॉन ड्रग थेरेपी जो है वो दोनों एक साथ यूज होना चाहिए। अब सिम्टम मैनेजमेंट में हम लोगों को तीन चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है बेनिफिट्स, बर्डन्स एंड रिस्क। बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ समझ लो कि मैक्सिमम पेलिएटिव केयर पेशेंट, अभी कैंसर पेशेंट हो या नॉन कैंसर पेशेंट हो, पेलिएटिव केयर पेशेंट बोले तो उनमें मैक्सिमम पेशेंट में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, मल्टीपल चीजें उसके साथ इन्वॉल्व होता है एंड डॉक्टर या मेडिकल टीम के वो बहुत मुश्किल होता है चीजों को एड्रेस करना। तो इसीलिए जब कोई नया सिम्टम्स देखा गया, समझ लीजिए कि एक पेशेंट सी ए लंग with see a breast with lung metastasis with bone metastasis, अब सडनली वो सीजर डेवलप किया, ठीक है, सीजर डेवलप किया। अब हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी पेशेंट अगर सीजर पेशेंट आता है तो उसका मैनेजमेंट है कि पेशेंट को जल्द से जल्द सीटी या एमआरआई करो, फाइंड आउट करो एंड उसके लिए एंटी सीजर ड्रग्स भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बात है कि जिस पेशेंट का वो मल्टीपल मेटास्टेसिस है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, उसमें इज देयर मतलब उसका क्या जरूरत है। अगर समझ लीजिए कि मैं सीटी ब्रेन किया या एमआरआई ब्रेन किया और हमको पता चला कि उस पेशेंट को ब्रेन में मेटास्टेसिस हुआ है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस या मतलब फर्दर मेटास्टेसिस ब्रेन में भी हुआ है, हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने वाला है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देने के बाद अच्छा होगा क्या? सेकंड क्वेश्चन मार्क। अगर वो सब का आंसर मेरे पास नहीं है, सिर्फ जानने के लिए, सिर्फ हम लोगों को तसल्ली के मन का तसल्ली के लिए हम लोग पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा आपका इन्वेस्टिगेशन देना नहीं चाहिए। तो वो बेनिफिट्स हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर समझ लीजिए कि पेशेंट का फिटनेस नहीं है, पेशेंट का रीनल फेलियर भी है, अब क्रिएटिनिन भी हाई है, तो क्रिएटिनिन हाई है तो मे बी सीटी स्कैन या एमआरआई में वो डाई नहीं दे सकता है, तो इसीलिए सीटी एमआरआई भी अच्छा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करके उसका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल या नॉट नियर टू नॉर्मलाइज आएंगे तब भी करेंगे। तो इट्स अ हैरेसमेंट फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स के लिए वो एक हैरेसमेंट के तरफ पे जाएगा। तो वो बर्डन्स एंड बेनिफिट्स दोनों को हम लोग को बैलेंसिंग करना चाहिए। एंड और एक चीज होता है रिस्क। रिस्क किस बात के होता है? एक तो है पेशेंट का वो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, अगर उनका क्रिएटिनिन या फिर उसका बॉडी मैकेनिज्म अच्छा नहीं है तो उनको उससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है उस डाई से, दैट इज वन। सेकंड है रिस्क कि उनका फैमिली मेंबर्स के लिए एक एमआरआई या सीटी स्कैन का जो कॉस्टिंग आएगा वो एक उनके लिए बर्डन बनते जाएगा एंड फाइनेंशियल बर्डन हम नया करके क्रिएट कर रहे हैं, वो हमको करना नहीं चाहिए।
वो रिस्क हमको उठाना नहीं चाहिए। वो तीन चीज, बेनिफिट, बर्डन एंड रिस्क, वो तीनों चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज है सिम्टम मैनेजमेंट में, एक है कि सबसे पहले जो बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करना चाहिए ताकि हम लोगों को पता चले कि पेशेंट आगे चल के ये 1 2 3 4 चीजें हो सकता है, तो वो चीज को हम लोगों को अच्छी तरह से पहले से, ताकि ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लिया फिर भी हो गया समझ लो, तो जल्द से जल्द उसको एंटीसिपेट करना चाहिए एंड जल्द से जल्द उसको मेडिकल टीम के कंसर्न में लाना चाहिए, ताकि वो सिम्टम्स और होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर पाए। और इसके बाद जो है वो है इस सपोर्ट, तो उनको हमेशा एक कांस्टेंट सपोर्ट देना चाहिए। अब बात करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग। एवरीवन सब पार्टिसिपेंट्स को बोल रहा है आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन करो एंड वहां पे लिखो, अगर कोई पेशेंट आप ओपीडी में हो एंड ओपीडी में कोई एक पेशेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग का कंप्लेंट लेके आया है, आप क्या करोगे? एज ए नर्स आप क्या करोगे? चैट बॉक्स, इंजेक्शन ऑन डेम, ओके, सबसे पहले इंजेक्शन डाल दोगे? पहले सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजेगा सर। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजेंगे, ओके। और कोई है? और कोई? आईबी फ्लूइड देंगे सर। आप क्या क्या? आईबी फ्लूइड सपोर्ट करेंगे। समझा नहीं। आईबी फ्लूइड देंगे सर। आईवी फ्लूइड दे, ओके। और कोई है? और कोई कुछ करेगा? आपके नर्सिंग कॉलेजेस में या स्कूल में जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो आप लोग क्या करते थे? वो एक बार याद करो तो क्या प्लान? हाँ, पमी कुमारी हिस्ट्री कलेक्शन, ऊपर में कोई लिखा है ओआरएस पाउडर, गैलेक्सी A12, मुझे पता नहीं कौन है, प्लीज आप खुद को एक बार रीनेम कर दो, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप देखते हैं कि नोजिया एंड वॉमिटिंग होने से करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को एसेस करना चाहिए, एसेसमेंट बहुत जरूरी है। वो नोजिया वॉमिटिंग हो क्यों रहा है, आपको एक बार कॉज पता चलेगा ना, तभी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। किसी ने लिखा ऑन्डेक्सेट्रॉन देंगे, किसी ने लिखा मेटोक्लोप्रामाइड देंगे, दोनों एंटी एमिटिक्स है, लेकिन दोनों का क्लास डिफरेंस है। कब ऑन्डेन देना है, कब मेटोक्लोप्रामाइड देना है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता चलेगा असेसमेंट के दौरान, पेशेंट का हिस्ट्री लेने के बाद। सो सबसे पहले पेशेंट को जैसे पूछना है कब से हो रहा है, आप कोई मेडिसिन चल रहा है क्या, नया करके कोई मेडिसिन आपने चालू किया है या किसी मेडिसिन का डोज इंक्रीज किया है, फिर कितना ऑफेनली होता है। बहुत लोग है नहीं मुझे सुबह सुबह ही होता है, बहुत लोग होता है नहीं मुझे इवनिंग के तौर पे मुझे होता है हर दिन। और इसके बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है एंड उस हिसाब से आपका जो पेशेंट जो बोलेगा हिस्ट्री टेकिंग, आप जब हिस्ट्री लोगे तो उसका वोमिटिंग का कंसिस्टेंसी, कलर, वो सब देखना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे मेडिकेशंस, किस तरह के मेडिकेशन, जैसे केमोथेरापी लिया, किसी रेडियोथेरापी लिया, या तो फिर आप लोगों को पता होगा NSAID जो डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, वो सब है, तो उसमें क्या होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है ना ज्यादा, तो उसमें भी सुबह सुबह पेशेंट को थोड़ा नोजिएटिक लग सकता है। जिस पेशेंट को नया करके ओपियोइड ड्रग स्टार्ट किया, फेंटानिल, मॉर्फिन, ट्रामाडोल,
तो वो लोग क्या करता है, नया नया जिन लोगों को स्टार्ट किया उन लोग उस हिसाब से ऑपियोइड्स का साइड इफेक्ट, प्राइमरी साइड इफेक्ट के हिसाब से नोसिया फील कर सकते हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स हो सकता है जैसे दर्द ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होते होते हुए उनका हालत ऐसा है कि उनको नोसिएटिक लग रहा है, ज्यादा काफिंग हो है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है काफी होते होते वोमिटिंग आ गया है एकदम। फिर बहुत लोगों को यूरिया जब ज्यादा हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा होता है, उन लोगों को एक सिम्टम्स के तौर पे वो नोसिएटिक या वोमिटिंग फील हो सकता है। ओरल थ्रश की वजह से पेशेंट को ऐसा हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया, जिन लोगों को कैल्शियम लेवल ब्लड कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है उसमें हो सकता है। एंड लास्ट नहीं लीस्ट बस लास्ट वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत लोगों को वोमिटिंग के पेशेंट को अगर आप पूछोगे कि आप लास्ट कब बाउल मूवमेंट हुआ था तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम बोलेंगे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब मोर देन 2 डेज। तो वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हम लोग अगर उसके लिए ओंडेम दे देंगे और कॉन्स्टिपेशन को देखेंगे ही नहीं, काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। आप ओंडेम दोगे फिर भी पेशेंट वोमिटिंग करेगा। एनपीयू रखोगे कितना दिन रखोगे? इलेक्ट्रोलाइट बेस के फायदा क्या है अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड के लिए हो रहा है? सबसे पहले हम लोगों को कॉज फाइंड करना है, क्यों हो रहा है। एंड अगर डिजीज रिलेटेड देखा जाए तो कैंसर या ब्रेन ट्यूमर सडनली अगर मतलब ब्रेन ट्यूमर डेवलप हुआ ब्रेन में तो वो पेशेंट नोजिया एंड वोमिटिंग डेवलप कर सकते हैं। अगर देखे तो मूवमेंट रिलेटेड हो सकता है, खाने के बाद मूवमेंट रिलेटेड। कुछ लोगों को ऐसा है कि मतलब स्मेल के वजह से किसी को खाने के लिए जो खाना जो तड़का मारता है ना, वो तड़का का स्मेल भी उन लोगों को पसंद नहीं। बहुत लोगों को है कि गार्लिक का स्मेल पसंद नहीं कर सकते। मैक्सिमम पेशेंट में गार्लिक का स्मेल के एक कॉज होता है नोजिया वोमिटिंग के, तो वो अनवांटेड स्मेल। बहुत लोग ऐसा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, बाजू वाला जो पेशेंट है तो उसका बॉडी से या उसका कपड़ा से बहुत स्मेल आ रहा है, वो पेशेंट को बहुत वुंड है उसके लिए हो सकता है। कभी-कभी जो पेशेंट खुद का बॉडी में वुंड है इसके लिए भी उसका स्मेल से उनको नहीं होता है। तो वो सारे चीज हम लोग को एसेस करना चाहिए। एंड सब असेसमेंट होने के बाद पेशेंट को उस हिसाब से हम लोगों को नॉन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो बेसिकली नॉन फार्माकोलॉजिकल में कैसे पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या पेशेंट को बार-बार अगर आप याद दिलाते हाँ अभी खाया ना आप, लेकिन वोमिटिंग हो सकता है ध्यान से लेना, आपने याद करवा दिया तो उनको वोमिटिंग जैसा लगेगा। तो किसी पेशेंट में वो ऑलरेडी दिमाग में चलते रहता है तो वो होता है। बहुत सारे पेशेंट को देखना, बहुत सारे लोगों को देखना कि अगर वो ट्रेवल करता है तो वोमिटिंग करता है, लेकिन ट्रेवल में अगर वो सो जाता है ना तो उसका वोमिटिंग नहीं होता है। जब तक वो जागा रहे ना उसका वोमिटिंग होते रहेगा, क्योंकि उसका ऐसा फील पहले से वो सोच लेता है आप तो मेरा वोमिटिंग स्टार्ट हो, हाँ अभी तो एकदम बॉडी ऐसा लगने लग गया, भैया खिड़की वाला सीट मुझे दे दो, ऐसा बोल के पहले से रेडी हो जाएगा वोमिटिंग के लिए। तो वैसा नहीं है। तो बेसिकली पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। एंड अगर वो स्मेल की वजह से है तो पेशेंट का सीट दूसरा तरीका से, अगर वो घर में है तो कोई दूसरा रूम हम उनको दोबारा चेंज करके दे सकते हैं। बहुत लोगों को है कि दूसरा पेशेंट का परफॉर्मेंस की वजह से होता है, तो वो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। अगर वो मील रिलेटेड है, बहुत सारे पेशेंट होता है वो एक साथ में बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जब भी खाना खाता है तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं। तो उन लोगों को बोलना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है ताकि उन लोगों को उस हिसाब से नोजिएटिक या वोमिटिंग नहीं है। किसी को अगर वर्म इन्फेस्टेशंस है तो
इन लोगों के लिए बेसिकली हम लोगों को ऑफ कोर्स फार्माकोलॉजिकल में जाना पड़ेगा। एंड बहुत सारे पेशेंट्स को कैसा है कि वन पैक टू एब्डोमेन, कैसा है कि जब इंटेस्टाइन में अगर कुछ मतलब स्पाज्म आया है तो वो स्पाज्म को रिलीज करने के लिए अगर वर्म पैक दिया जाए तो वो स्पाज्म जो है वो रिलीज हो जाता है, तो वो पेशेंट को नोजिएटिक फील नहीं होता है। अगर हम फार्माकोलॉजी की तरफ ध्यान दें तो एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन, मे बी स्टेरॉइड्स, मे बी प्रोकैरियोटिक एजेंट, वो बहुत सारे चीज है बट वो डिपेंड करता है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई पेशेंट को ओपियोइड इंड्यूस्ड है, जिस पेशेंट को नया करके मॉर्फिन स्टार्ट किया और 2 दिन में पेशेंट नोजिएटिक फील होने लगा, तो क्या होता है, मॉर्फिन पेशेंट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो उसके लिए अगर मेट्रोक्लोप्रामाइड दिया जाए तो मेट्रोक्लोप्रामाइड क्या करता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एनहांस करता है, स्टोमक को जल्दी खाली कर देता है ताकि वो स्टोमक से दोबारा उस पेशेंट को स्टोमक से मतलब स्टोमक का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा उसमें से पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग नहीं हो सकता है। जब स्टोमक में ज्यादा टाइम तक खाना रह जाएगा तभी वो होने का चांसेस रहता है। तो उस टाइप का वोमिटिंग के लिए मेट्रोक्लोप्रामाइड बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। जिन लोगों को समझ लीजिए कि ऐसे मतलब कोई ट्रीटमेंट रिलेटेड या तो फिर पेशेंट को जीआई सिम्टम्स हो रहा है, मे बी इंडाइजेशन रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए मे बी ओंडेनसेट्रल बहुत अच्छा काम करे। तो वो आपको सबसे पहले वजह निकालना पड़ेगा, जो वजह होंगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपको जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले असेस द कॉज टू एड्रेस द इशू। तो कॉज को फाइंड आउट करके उस हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए। एप्रोप्रिएट एंटी एमिटिक्स आप लोगों को चूज करना चाहिए एंड आप लोगों को डॉक्टर को गाइड करना चाहिए ताकि वो एप्रोप्रिएट एंटी एमिटिक्स को एडवाइस कर पाए। ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बहुत लोग हैं कि राइस ट्यूब है, खाना तो राइस ट्यूब से जा रहा है, मुंह में ब्रश वगैरह कुछ नहीं करता है, तो उतना मुंह से आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आप क्या आवाज क्लियर नहीं समझ पा रही हूँ। सर एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ चैट्स में लोगों ने लिखा है आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई थिंक सिनिया, कैन यू जस्ट चेक? बट आप सुन पा रहे हो कि नहीं मैडम? हाँ, आपकी आवाज मुझे तो क्लियर आ रही है, सो वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काफी पार्टिसिपेंट्स क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इसलिए। सर समझ में थोड़ा बहुत, जो फर्स्ट डे आप क्लास लिए थे उसमें क्लियर आ रहा था आवाज, और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है सर। ओके, सो नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी हम लोग बोल रहे थे, तो उसमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट को खुद के ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो उसमें से पेशेंट को स्मेल मिलने वाला है और उसमें से पेशेंट को नोजिया होने लगेगा। एंड पेशेंट का केयर गिवर को भी हम लोगों को नोजिया वोमिटिंग को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए वो चीज को एडुकेट करना चाहिए। पेशेंट का कंफर्टेबल पोजीशन, जिस तरह से राइस ट्यूब में फीडिंग देते वक्त बहुत लोग अच्छी तरह से पोजीशन को मेंटेन नहीं करता है। अगर फीडिंग देते वक्त मेंटेन कर भी लिया तो फीडिंग देने के बाद इमीडिएटली पेशेंट सो जाता है, तो क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से पेशेंट का थोड़ा बहुत मतलब वोमिटिंग के जैसा मुंह में आने लगता है। तो उस टाइम पे बोलना है कि पेशेंट को, जैसे राइस ट्यूब वाला पेशेंट है तो अगर राइस ट्यूब फीडिंग दिया भी है तो इमीडिएटली नहीं सोना है, सो थोड़ा सिटिंग या सेमी फाउलर्स पोजीशन में बैठना है 15-20 मिनट और इसके बाद ही सोने जाना है। और इसके बाद बहुत सारे पेशेंट हैं कि देखो मतलब वोमिटिंग तो हो रहा है, वोमिटिंग का कंप्लेन कर रहा है, बट फिर भी
वोमिटिंग का जो एंटी एमिटिक्स मेडिकेशन है ना वो ऑरली देगा। तो क्या मतलब हुआ, वो एंटी एमिटिक्स लेने के बाद इमीडिएटली वो सब निकाल देता है, या फिर खाना खाने के बाद लेता है। बहुत सारे पेशेंट पर पता नहीं है कि टेबलेट कब लेना चाहिए। तो सबसे पहले वो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बोलना चाहिए कि आपका जो ओरल मेडिकेशंस है एंटी एमिटिक वो हमेशा खाना खाने के 20 to 30 मिनट्स पहले आपको लेना चाहिए, और इसके बाद आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड ही लेना चाहिए। अब आवाज सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। चलो अच्छा, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने इसको मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया है। अब कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट आए तो आप लोग क्या पूछोगे पेशेंट को? अगर कंस्टिपेशन कंटिन्यू हो रहा है, शायद पेशेंट को इंजेक्शन मॉर्फिन दिया है इसलिए, बिसाकाडेल नहीं दिया है इसलिए भी हो सकता है सर। ओके ओके, और क्या और क्या? गुड, और कोई ट्राई करेंगे? रेगुलर खाना पीना नहीं होने से भी कॉन्स्टिपेशन काउज हो सकता है। रेगुलर खाना पीना नहीं खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, पानी कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है सर। पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, हाँ, पेशेंट को हाइड्रेट करना है। ओके, पेशेंट को हाइड्रेट करना है। यस, और क्या? हाँ क्या? समझा नहीं, आपका वॉइस का ब्रेक हो रहा है। सर लैक ऑफ मूवमेंट। ओके ओके, फिर ओके, मेडिकेशन लेने से भी हो सकता है। ओके, स्लीपलेस के लिए भी हो सकता है। ओके, और कोई? अब सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, कॉन्स्टिपेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? और सर कॉन्स्टिपेशन होने से हम लोग ये सॉफ्ट वाटर एनिमा भी दे सकता है। ठीक है, वो तो मैडम बाद में क्या करेंगे वो तो नेक्स्ट है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, पहले वो तो बताइए। तो उसमें मतलब मैं अभी पूछा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी ने बोला कि सिस्टर मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? सर सही से भोजन का नहीं हाँ, पचना, तो सही है। से पाचन क्रिया नहीं होना। जब पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाता है और हार्ड स्टूल होता है। ओके ठीक है, सो बेसिकली अब हम देखेंगे डिफिकल्ट इन पासिंग स्टूल जिसको बोलता है, तो उसको बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन। लेकिन उसमें क्या है कि पेशेंट का जो स्टोरी है वो हम लोगों को सुनना है, क्योंकि एक बात हो सकता है कि किसी किसी पेशेंट का आदत बनता है हर 2 दिन में टॉयलेट जाना, तो हर 2 दिन में जाएगा तो ऑफ कोर्स उनका प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो चीज हम लोगों को सुनना है। सेकंड है एब्डोमिनल असेसमेंट, एब्डोमिनल साउंड सुनना है। बहुत नर्सेज है जिन लोगों को एब्डोमिनल साउंड सुनता ही नहीं, वो हमारा काम नहीं है, स्टेथोस्कोप तो पकड़ते ही नहीं है। तो वो स्टेथोस्कोप पकड़ने का हैबिट बनाना पड़ेगा, रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखना पड़ेगा कि उसमें हार्ड स्टूल ब्लॉक करके रखा है क्या है। जिस तरह से फर्स्ट वाला पॉइंट में बोला कि अगर किसी पेशेंट को मॉर्फिन मिल रहा है बट बिसाकोडेल नहीं दिया तब हो सकता है। तो उसमें अगर देखेंगे तो assess the normal pattern of the patient,
उस पेशेंट के लिए, जो पेशेंट खुद आके कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन कर रहा है, उसके लिए उसका नॉर्मल पैटर्न क्या है, वो हर एक दिन में स्टूल पास करता है या हर 2 दिन में स्टूल पास करता है, वो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद पेशेंट अगर पेन फील कर रहा है, बहुत सारे पेशेंट हैं कि अगर जब स्टूल पास करने के लिए जाता है ना तो बहुत पेन होता है, तो इसके लिए हर दिन पेशेंट स्टूल पास करने जाता भी नहीं, अटक के रखता है उसको, वो एक कॉज हो सकता है। एसेस द एनवायरनमेंट, बहुत गर्ल्स होता है जो 2-3 दिन का जो मतलब कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रहा है, तो लोग बाथरूम अच्छा नहीं मिलने से नहीं जा सकता है, सब वो एनवायरनमेंट के वजह से वो रुका के रखा है, आज हम स्टूल पास नहीं करेंगे, इसको तो आप नहीं कर सकते बड़ा, तो उसमें भी वो एनवायरनमेंट फैक्टर है। कुछ लोगों को ऐसा है कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, 3 दिन का ट्रेन है और ट्रेन का जो बाथरूम है उसमें उनको बैठना नहीं आएगा, एंड ही और शी इज नॉट कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल ही नहीं लगता है कि टॉयलेट, ट्रेन का टॉयलेट में यूज करो, तो वो 3 दिन तक स्टूल पास नहीं किया, तो कॉन्स्टिपेटेड हो गए। फिर कोई दूसरा मेडिसिन चल रहा है जिसका वजह से उसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फिर और एक चीज हो सकता है, पेशेंट को डायरिया था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड वो दवाई इतना ज्यादा दिन तक उसने कंटिन्यू किया, अभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो सब चीज हम लोगों को ध्यान देना है। और इसके बाद पेशेंट का डाइट की तरफ ध्यान देना है। हाई फाइबर डाइट जो होता है उनमें पेशेंट को एनहेंस करना है, पेशेंट को ज्यादा सिखाना है कि हाई फाइबर डाइट लेना है, फ्लूइड्स ज्यादा करके लेना है, क्योंकि अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहेगा तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट, पेशेंट को जेंटल एब्डोमिनल मसाज करना चाहिए, तो पेशेंट अगर सर्कुलेट मोशन में अगर एब्डोमिनल मसाज करते रहेंगे तो उसमें भी पेशेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मसाज क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एनहेंस करता है थोड़ा, तो उसमें भी पेशेंट को थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। योगा, पोजीशनिंग, बहुत लोग है उमोट में बैठ के उनका टॉयलेट पास नहीं होता है, इंडियन स्टाइल में बैठना पड़ेगा, तो वो पोजीशनिंग मैटर करता है उनके लिए, तो वो सब चीज ध्यान देना चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल, अब फार्माकोलॉजिकल में क्या है, फार्माकोलॉजिकल में जो कॉज हमने फाइंड आउट किया उस कॉज के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देना है। अगर वो कोई नॉर्मल मतलब ट्रेवलिंग की वजह से या मतलब समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट की वजह से वो नॉर्मल लेक्टोलोज वगैरह देने से चलेगा, अगर वो ओपियोइड्स की वजह से है तो उसमें लेक्टोलोज ज्यादा काम नहीं करेगा, उसमें सेनासॉप, बिसाकोडाइल ऐसा टाइप का स्टिमुलेंट लेक्सेटिव चाहिए जिसमें मूश एंड पुश इफेक्ट रहेगा। मूश मतलब वो हार्ट स्टोन को क्रीम जैसा बना देता है, एंड पुश इफेक्ट मतलब वो बाहर निकल के लिए भी स्टिमुलेशन देता है, तो दोनों इफेक्ट होना चाहिए जिसमें मूश एंड पुश इफेक्ट होना चाहिए। जैसे बिसाकोडाइल, जैसे सोडियम पिकोसल्फेट जो प्रीमाफिन क्लास में है, तो वो सब चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग डायरिया के बारे में। अगर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन को देखा जाए, ये दोनों ना भाई बहन के जैसा है, एक मामा के घर घूम के आता है तो दूसरा आ जाता है, एक आता है तो दूसरा जाता है, ऐसा टाइप का है। तो वो सब चीज डायरिया होने से भी हम लोगों को हिस्ट्री अच्छी तरह से लेना है। आप बताओ डायरिया होने से आप लोग पेशेंट को क्या पूछने वाले हो, आप क्या क्या चीज एसेस करोगे? कितना बार लूज मोशन हुआ है ये पेशेंट का पास से पूछ के, ओके, उसका बाद उसका हाँ, फिजिकल असेसमेंट लिखने से नहीं होगा। फिजिकल असेसमेंट में आप क्या एसेस करने वाले हो वो तो बताओ, ऐसे जनरलाइज बात बोलने से नहीं होगा। ओके, डिहाइड्रेशन, फिर
पेशेंट को सर क्या क्या पेशेंट को एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन, स्किन टोन, वो तो डिहाइड्रेशन के लिए। डायरिया के लिए आप क्या पूछने वाले हो? टाइप्स ऑफ लूज स्टूल। ओके, क्या किया? फिर और क्या पूछोगे? अरे यार, डायरिया पेशेंट तो कोई भी हॉस्पिटल में होता है, आप क्या पूछते हो? एपिसोड्स, फिर और क्या? देखो ना, कुछ लोग तो आंसर भी देना नहीं चाहता है। एसर वाटर इनटेक, आप क्या एसेस करने वाले हो? आपको मैनेजमेंट नहीं चाहिए, मैनेजमेंट छोड़ो। ओके, वोमिटिंग भी साथ में होता है क्या? कलर और स्टूल। एपिसोड कितना हुआ? फिर कितनों दिनों से कितने बार? कितना दिनों से? देखो, आप लोग सेशन अच्छा से सुनते हो कि नहीं, कोई मुझे पता नहीं चलता है। मैंने बोला कॉन्स्टिपेशन में अगर डायरिया मेडिसिन चल रहा है बहुत दिन से, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है। एंड पहले ही बोला कि डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन साइकिल वाइज आता है। अब स्मार्ट होने से वो भी आंसर कर पाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को क्या क्या चीज पूछना पड़ेगा? बाउल हिस्ट्री। ओके, फिर पेन पूछना पड़ेगा। पेन के वजह से बहुत दिन तक अगर रुका के रखा और अभी उनको स्टूल पास होने लगा, तभी वो एक साथ में बहुत ज्यादा स्टूल पास हो जाएगा और पेशेंट को लगेगा कि मेरा डायरिया हो रहा है, बट वो डायरिया नहीं है, वो जमा हुआ स्टूल सब निकाल रहा है एक साथ। फिर उसमें स्टूल सैंपल, जो आप लोगों ने बोला कि स्टूल कलर क्या हुआ है, वो देखना चाहिए। मेडिकेशन रिव्यू, बहुत सारे मेडिकेशंस हैं जो स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को डायरिया हो सकता है। इवन केमोथेरेपी में भी पेशेंट को केमोथेरेपी इंड्यूस डायरिया होता है, तो वो चीज हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्किन बैकग्राउंड, डिहाइड्रेशन एंड केयरगिवर बर्डन। केयरगिवर बर्डन इसलिए है कि केयरगिवर उस डायरिया को पता भी नहीं दिया। पेशेंट बोल रहा था कि पता है मेरा ना बहुत डायरिया हो रहा है, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 नंबर दिन में जाके जब पेशेंट एकदम हालत खराब हो गया, तब जाके पेशेंट को लेके आता है। एंड वो पेशेंट का फर्स्ट टाइम नहीं है, जितना बार केमो लिया हर बार पेशेंट का लूज मोशन होता है, वो केयरगिवर में उसको एकदम ध्यान भी नहीं देता है। तो वो चीज हम लोगों को एक बार अच्छी तरह से देखना चाहिए। डायरिया के कॉज फाइंड अगर देखें तो एक कैन बी डिजीज रिलेटेड, डिजीज के वजह से हो रहा है। किसी पेशेंट को अगर स्टूल के साथ फ्रेश ब्लीडिंग होता है तो उस पेशेंट में डायरिया हो सकता है। किसी पेशेंट का अगर माल एब्जॉर्प्शन है तो उस पेशेंट का हो सकता है। किसी पेशेंट का अगर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस या फिर लिवर फंक्शन इंटरमेंट वाला पेशेंट है तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और उस वो वाला पेशेंट में डायरिया होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कॉनकरेंट डिजीजेस, मतलब एक से बढ़कर बहुत सारे डिजीजेस एक साथ फैक्टर्स बना के डायरिया हो सकता है। साइकोलॉजिकल, मेरे ख्याल से हम लोगों में से सब लोगों ने उस बात को एग्री करेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकल डायरिया हमारा हुआ है। एग्जाम देने से पहला दिन जब हमको कुछ भी नहीं आता है तो डायरिया होता है कि नहीं, या रिजल्ट अनाउंस से पहले उस दिन देखना एक साथ में 2-3 बार चले जाते हैं टॉयलेट में विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है, फिर रिजल्ट जब अनाउंस हो जाता है बाद में ठीक हो जाता है, वो साइकोलॉजिकल है। फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया केमोथेरेपी इंड्यूस्ड, फिर इन्फेक्शन या वर्म इन्फेस्टेशंस के वजह से, वर्म के वजह से भी पेशेंट को हो सकता है। अगर डायरिया के ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल देखा जाए तो आप लोगों ने जैसे बोला कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट चाहिए डिहाइड्रेशन को एड्रेस करने के लिए, ओआरएस, आयरन रिच फूड क्यों चाहिए, क्योंकि आयरन टेबलेट्स जब कोई पेशेंट खाता है तो देखना कि वो मैक्सिमम पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन करता है, आयरन में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो डायरिया वाला पेशेंट में अगर आयरन फूड दिया जाए तो वो पेशेंट का डायरिया को कम कर देगा।
तो एंड अदर वो बाकी जो कॉज है, कॉजेस के ऊपर डिपेंड करके अदर फैक्टर्स को और अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल चीजों को दिया जाएगा। बहुत सारे पेशेंट है या फिर होम रेमेडीज है जो खाने के बाद मतलब डायरिया ठीक हो जाता है, वो होम रेमेडीज वगैरह अदर्स में। अगर वो हम फार्माकोलॉजिकल बात देखा जाए तो अंडरलाइन, सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज मतलब करेक्ट द करेक्टेबल्स। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एजेंट में जैसे एंटी डायरियल एजेंट, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल, वो डिपेंड करता है कि किस लिए, किस वजह से पेशेंट को डायरिया हो रहा है उस हिसाब से। पर आजकल शायद लोमोटिल ज्यादा यूज नहीं करता है, लोमोटिल में बहुत एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। अब बात करेंगे हम स्प्यूरियस डायरिया के बारे में। कौन बता सकता है कि स्प्यूरियस डायरिया क्या है? स्प्यूरियस डायरिया क्या होता है? स्प्यूरियस डायरिया का और एक नाम है, ओके चलो अच्छा ऑनेस्ट है कि नहीं पता है बोला, ठीक है। स्प्यूरियस का और एक नाम है, उसको बोलता है ओवरफ्लो डायरिया, ठीक है। तो समझ लो कि एक कोलन है, मतलब एक कोलन है, कोलन में से स्टूल हार्ड होके पूरा एकदम हार्ड होके वहां पे अटका है। अब उसके पहले वाला, उसके ऊपर वाला, आगे वाला जो स्टूल है वो एकदम मतलब लिक्विड हो गया है। अब वो क्या करेगा, बहुत जमा होते 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 एक टाइम पे वो क्या करेगा, वो हार्ट स्टूल को बाईपास करके डायरिया के जैसा होने लगेगा, लिक्विड जैसा पास होने लगेगा। तो पेशेंट को लगता है कि मेरा डायरिया हुआ है, बट वो बेसिकली बहुत दिन से जो उनका स्टूल पास नहीं हुआ उसके वजह से वो हार्ट स्टूल को बाईपास करके वो फेसस जो है वो पास करके आया है, उसको बोलता है ओवरफ्लो डायरिया और स्प्यूरियस डायरिया। मैक्सिमम पेशेंट जो क्रोनिकली कॉन्स्टिपेशन रहता है वैसा वाला पेशेंट में ऐसा प्रॉब्लम देखने को आता है। एंड उसका सबसे मेन जो ये है वो है हायप इनिमा। किसी ने सुना है हायप इनिमा क्या होता है? इनिमा तो सुना है, बहुत सारा इनिमा है, किसी ने बोला था सोप वाटर इनिमा देंगे, लेकिन हायप इनिमा सुना है? आप लोगों को पता है हायप इनिमा क्या है? नहीं सर। चलो आप मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। वो वीडियो दिखाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। देख पा रहे हो? सॉरी सर, देख पा रहे हो? हेलो, यस सर, देख पा रहे हैं। यस सर। ओके। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है हायप इनिमा। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि स्टूल कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में फंसा हुआ है, हार्ट स्टूल, और उसको पास करके, इसको बाईपास करके, जब स्टूल पास करके लिक्विड जैसा स्टूल जब पास करके आता है उसको स्प्यूरियस डायरिया बोलता है। तो उसको वो जो स्टूल है, हार्ट स्टूल है, वो कैसे आएगा? तो उसको लाने के लिए तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होके आया है, पीआर किया है, पर पीआर में कुछ नहीं है, वहां पे कुछ भी हार्ट स्टूल नहीं है। तो हार्ट स्टूल और भी ऊपर है जहां में हमारा मतलब फिंगर्स पहुंचता नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है इनिमा जो है वो यहाँ पे देने से, मतलब रेक्टल में देने से काम नहीं होगा, वो और थोड़ा अंदर देना पड़ेगा। तो अंदर हम पहुंचेंगे कैसे? तो अंदर रबर कैथेटर के तौर पे हम लोग बहुत अंदर तक पहुंचेंगे, पहुंच के जहां में 10 इंच अंदर तक पहुंच के हम उनको इनिमा दे देंगे ताकि वो हार्ट स्टूल जो है वो पास होके आए। तो उसका प्रोसेस दिखाएगा इसमें, ठीक है, देख लो। Providing saline
high volume enemas. At this point, we're going to use a red rubber catheter. If you notice with this catheter, it does not. तो इसमें वो लोग एक रेड रबर कैथेटर यूज कर रहा है एंड उसमें क्या हो रहा है, एक इनिमा के कैन जो है, इनिमा कैन का वो पाइप के साथ कनेक्टर के तौर पे वो इसको कनेक्ट करेगा और करके एयर फ्री करेगा सबसे पहले, और इसके बाद देखना इसको मेजरमेंट करेगा, ठीक है। Not have a port for a balloon inflation. This size of this catheter is a 24 French. That is actually going to be determined by your physician or nurse practitioner, but you will use anywhere from a 24 to 26 French red rubber catheter. The rest of your supplies will remain the same. You'll need an enema bag. You'll need a connecting device, water-soluble lubricant, and a measuring tape. So one of the first things that we're going to do, we are going to measure the catheter and mark it to give you an idea of how far to insert this red rubber catheter. Now the difference between this catheter and the Foley catheter, one, we don't have a balloon, so we won't be retaining any fluids with the help of a balloon. In addition, we're actually going to go farther inside of the colon than you would with a Foley catheter. So we want to measure and mark the distance that we're going to insert the catheter. We'd like to measure at a point of 6 inches and mark it. And again, we're going to measure at 10 inches and mark it. The maximum that you will insert the red rubber catheter is 10 inches. You do not want to go beyond 10 inches. तो उसमें क्या क्या हम लोगों ने कि वहां पे आपको मेजरमेंट करके रखना है, 6 इंच में एक बार मार्क करना है, 10 इंच में एक बार मार्क करना है। जनरली 6 इंच तक अंदर जाता है, बट 10 इंची से 10 इंच से ज्यादा अंदर नहीं जाना है, वो याद रखना है। और उसके लिए एक इनिमा कैन कनेक्टर, वो रबर कैथेटर। आप फोलिस कैथेटर क्यों नहीं लिया, रबर कैथेटर क्यों लिया? क्योंकि फोलिस कैथेटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है एंड वो अंदर जाके कॉइल हो जाए, लेकिन वो रबर कैथेटर जो है वो ज्यादा थोड़ा हार्ड है, तो वो जाके अंदर जाके कॉइल नहीं होगा। और अगर कॉइल हो रहा है इधर तो भी जाके अटका है तो आपको हाथ में पता चलेगा। इसीलिए फोलिस कैथेटर नहीं होके वो लोग इसको रबर कैथेटर यूज कर रहे हैं। So now we're going to connect all of our supplies. Make this close. Fish 2 hands. तो इसके बाद तो मैंने क्या किया, इसमें 500 ml जो फ्लूइड है उतना ही लिया, लेने के बाद इसको एयर फ्री किया। You're going to need 2 hands. You prime it by opening the slider clamp. It will prime through quickly. देखो अब एयर फ्री हो चुका है। And close the roller clamp. And now we have Johnny in position on his left side. We're going to lubricate the tip of the catheter. And we talked about how far we're going to go in. You want to take a look at your markings, 6 inches and 10 inches. While Johnny's on his side, you're going to spread his buttocks and insert the catheter. We talked about ease of insertion by placing the catheter inside and inserting it in a twisting motion. तो बहुत बच्चों में देखना कि जब उन लोग स्टूल पास नहीं करता है तो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट। सो यहाँ पे जब कैथेटर को अंदर के तरफ रेड रबर कैथेटर को जब अंदर के तरफ लेके जा रहा है ना, तो उसको ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब घुमा घुमा के अंदर लेके जा रहा है, तो वो ना एक स्टिमुलेशन देगा पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए। ओके
is not a painful procedure. Johnny will fill the catheter, but he shouldn't be uncomfortable. Once the catheter is in place, we're going to hold it in place with our hand, and we're going ओके सो जैसे ही आपको जितना इंसर्ट करना है उतना इंसर्ट हो चुका है, तो आपको वहां पे होल्ड करना है और वो कैथेटर का जो आपको आपने सोप वाटर लिया जो भी लिया उसको ऑन करना है। करने के बाद उसको पूरा डायरेक्ट आपको वो स्टार्ट करना है और जैसे इनिमा खत्म होता है 20 मिनट्स तक 15 टू 20 मिनट्स तक वो कैथेटर को वहां पे होल्ड करना है, क्योंकि आप जब कैथेटर को डाल के जब निकालेंगे ना वो पेशेंट इमीडिएटली भागेगा टॉयलेट जाने के लिए और जितना फ्लूइड अंदर गया था वो फ्लूइड ही निकल के आएगा, स्टूल नहीं आएगा। इसीलिए आप उससे स्टिमुलेट जैसे दे रहे हैं ना, तो स्टिमुलेशन को देना नहीं चाहिए। तब आप कैथेटर को रिमूव करेगा तो पेशेंट को स्टिमुलेट मिल जाएगा, पेशेंट इमीडिएटली भागेगा। इसीलिए उसको पकड़ के 10-20 मिनट तक 15 से 20 मिनट तक उसको उस कैथेटर को इसी पोजीशन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को पकड़ के रखना है ताकि वो इनिमा के एक्शन स्टार्ट हो और इसके बाद ही आपको रिमूव करके पेशेंट को टॉयलेट जाने के लिए अलाउ करना है। to open the slider clamp to infuse the enema. Again, you're going to need to hold the catheter in place. और इसके बाद जब आपका कैथेटर वो मतलब आपका जो वो फ्लूइड देना जब खत्म होगा तब आपको क्या करना है, एब्डोमिनल मसाज करना है। देखो उनका हाथ देखो, एक हाथ से वो कैथेटर को पकड़ी हुई है और दूसरा हाथ से वो एब्डोमिनल मसाज दे रहा है ताकि वो फ्लूइड जो है वो इंटेस्टाइन में फैल जाए अच्छा से एंड वो अच्छी तरह से स्टूल को मतलब कैरी नेक्स्ट फॉरवर्ड जाने के लिए अलाउ करे। सो यही था आज के हमारे ओके सो ये था आज के सेशन के। आपका कुछ क्वेरी है, कुछ का मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो ना वो इंग्लिश में था तो इसीलिए मैं बीच-बीच में रुका के हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा था। सर पेरिनम और अंडेम का यूजेज बताइए ना, उस समय नहीं बढ़िया से क्लियर हो रहा था। ओके ऑन्डेनसेट्रन जो है वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, वो हमारे जो वोमिटिंग सेंटर है उसको सप्रेस करता है और इसके लिए पेशेंट का वोमिटिंग को रुकाते हैं। और पेरिनम जो है उसका प्रिपरेशन होता है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड क्या करता है, हमारे जो स्टोमक है वो खाना को जब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, मतलब स्टोमक में गया जमा हुआ खाना खत्म हुआ, इसके बाद ऊपर का जो कार्डिया पार्ट है वो बंद हो जाता है और वो एंट्रम पार्ट से वो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक के लिए वो खाना कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर वो टाइमली कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जब उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है तब वो खाना इस तरफ में नहीं जाके उस तरफ ऊपर की तरफ आ जाता है, तभी पेशेंट को वोमिटिंग होता है। तो मेटोक्लोप्रामाइड क्या करता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ज्यादा बढ़ाते हैं ड्यूडेनम के तरफ ताकि स्टोमक का जो खाना है वो जल्द से जल्द कैरी फॉरवर्ड हो जाए और पेशेंट को डाइजेस्ट हो जाए। समझे? यस सर। तो दोनों का मैकेनिज्म अलग है। अगर समझ लो कि ओपियोइड ड्रग स्टार्ट किया, मॉर्फिन स्टार्ट किया और पेशेंट को ऐसा टाइप का वोमिटिंग हो रहा है कि पेशेंट जो खाना खा रहा है वही वोमिटिंग हो रहा है, तो मतलब वो खाना ना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तब मेटोक्लोप्रामाइड देता है पहले। अगर वो बहुत दिन से ले रहा है इसके बाद उसको वोमिटिंग हो रहा है तब मॉर्फिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए फिर हेलोपेरिडोल देता है। तो अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग मतलब दवाई है, तो वो डिपेंड करता है कि आप जो असेसमेंट किया उसमें आपका कॉज क्या पता चला, वोमिटिंग हो क्यों रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा दवाई कौन सा चीज यूज करोगे। ठीक है?
Yes, sir. किसी के कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे हम सब लोग सीखने के लिए है, कोई शर्माने वाला बात नहीं है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, पहले का सेशन का भी कुछ है तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन गलत आइडिया लेके कोर्स कंप्लीट नहीं करना है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। हेलो सर, हाँ साइकोलॉजिकल डायरिया काउजेज नहीं समझ आया। ओके, साइकोलॉजिकल डायरिया ये होता है हम लोग जब डर जाता है, बहुत लोग देखना तो कि मतलब हमारे मम्मी पापा या दादी माँ ऐसा बोलता है, जब कुछ सडन न्यूज सुनता है तो अरे ये न्यूज सुनने के बाद ना मेरा तो टॉयलेट लग गया। यस, तो सडनली जब हमारे बॉडी कुछ न्यूज सुनता है तो क्या करता है, बॉडी का जो भी मसल्स है वो स्पाज्म हो जाता है। तो इंटेस्टाइन का जो मसल्स है वो भी स्पाज्म जब होता है तो स्टूल पास करने का मन करता है। तो वो है मैकेनिज्म। बट हम वो क्या होता है बेसिकली, जब हमारा एग्जाम चल रहे होते हैं, 10 बजे एग्जाम है, सुबह सुबह देखना 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। बहुत लोगों को जब एग्जाम के रिजल्ट देने वाले हैं, रिजल्ट के दिन वैसे कुछ भी नहीं है, अच्छा से खाना खाया अगले दिन, इसके बाद रिजल्ट देने के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक देखना कि 4-5 बार बाथरूम चले गए। तो वो क्या होता है, दैट इज मतलब साइकोलॉजिकल डायरिया। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो मतलब पेशेंट को बार बार रिपीटेडली मतलब स्टूल पास करने के लिए ये कर स्टिमुलेशन देता है। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत है सर? ट्रीटमेंट का कोई जरूरत नहीं है, वो उसमें काउंसलिंग चाहिए पेशेंट को। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच चाहिए। तो कोई पेशेंट अगर डर गया, समझ लो कि कैंसर हुआ आपको, ये सुनने के बाद पेशेंट डर गया, तो डर के मारे से पेशेंट को डायरिया हो गया, तो उसके हिसाब से पेशेंट को सबसे पहले समझाना चाहिए कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट, उनका जो कैंसर हुआ उसका ट्रीटमेंट है, इलाज है, अगर सही वक्त में इलाज लेंगे तो शायद अच्छा हो सकता है। वो समझाने के बाद में भी उस पेशेंट का वो डायरिया अच्छा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि फैक्टर्स क्या क्या है ना, तो वो इसलिए वो होता है साइकोलॉजिकल डायरिया। और एक और माल एब्जॉर्वेशन कॉजेज, क्या क्या डायरिया कॉजेज में है माल एब्जॉर्वेशन? हाँ, माल एब्जॉर्प्शन ऐसा होता है कि समझ लो कि कोई पेनक्रियाटिक पेशेंट है, तो पेनक्रियाटिक पेशेंट में क्या होता है, पेनक्रियास से जो जूस निकालता है, पेनक्रियास से जो सीक्रेशंस निकालता है वो अच्छी तरह से नहीं निकाल पाता है। तो पेशेंट ने कुछ नॉर्मल स्पाइसी फूड भी अगर खा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो इनडाइजेशन के वजह से या तो फिर पेनक्रियाटिक जूस जो अच्छी तरह से नहीं निकला तो वो बिना डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में रह गया, तो उसके लिए भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है। ओके तो और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और नहीं तो हम लोग शायद केस प्रेजेंटेशन में जाएंगे। सर पीपीटी नहीं आ रहा है बनाने, कैसे केस प्रेजेंटेशन दे? पीपीटी अगर नहीं बनाना आता है, सबसे सीधा तरीका क्या होता है पता है, आप एक पेपर में अच्छी तरह से लिखो, आपको फॉर्मेट दिया होगा, वो फॉर्मेट के हिसाब से एक पेपर में लिखो, लिख के फोटो क्लिक करके टेलीग्राम के लोगों को भेज दो, इन लोग आपके लिए पीपीटी बना के देंगे। ओके कोई बात नहीं। ओके सर, ओके ओके, तब तो हो जाएगा। हाँ, इजी तरीका है, कुछ नहीं है। अभी आपको एक कोर्स करने के लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। सर हिंदी में भी दे सकते हैं प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, हिंदी में दे सकता है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहा है। पेशेंट को कंटिन्यू हिचकी क्यों होता है, तो वो हिक्कप जो है वो अलग एक टॉपिक है, ठीक है। हिक्कप जो है वो बेसिकली स्टिमुलेंट के वजह से हो सकता है,
बहुत लोगों को वो कैसा है, समझिए कि अगर राइस ट्यूब डाला आपने, थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया, 60 सेंटीमीटर के जगह में 75 सेंटीमीटर डाल दिया, तो वो स्टोमक से जाके ड्यूडेनम तक पहुंच गया, और वो जब पेशेंट मूवमेंट करता है ना, तो वो उसका जो मुंडी है, उसका जो पहला सामने वाला पार्ट है, वो ड्यूडेनम में ऐसा ऐसा टच होते रहता है, जैसे टच होता है वो स्टिमुलेट करता है और वो ऐसा ऐसा जर्किंग करता है, तो वो हिक्कप के तौर पे आता है। कभी कभी राइस ट्यूब वाला पेशेंट में हिक्कप हो सकता है, कभी कभी किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, बहुत सारा कॉजेस है, हाँ, वो अलग टॉपिक है। हाई कॉन्स्टिपेशन में एक टाइम पे हाई इनिमा देने से स्टूल पास नहीं होता है, तो एक डे में कितना बार दे सकता है? एक डे में आपको एक ही बार देना है, एंड आपको वेट करना है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। मे भी पेशेंट का स्टिमुलेशन आ सकता है, पेशेंट स्टूल पास कर सकता है, अगर इमीडिएटली नहीं भी हुआ तो। क्योंकि अगर बार बार अगर आप इनिमा देते रहोगे तो पेशेंट के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, पेशेंट में भी डायरिया डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कैन वी मूव टू द लाइक कैन वी मूव टू द केस प्रेजेंटेशन? राइस ट्यूब कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करना चाहिए, आप बताओ। आप अगर राइस ट्यूब देते तो कितना सेंटीमीटर तक डालते, अगर मैं आपका पेशेंट होता तो? यस, 50 टू 60 सेंटीमीटर तक आपको इंसर्ट करना है, नॉट मोर देन 60 in case of adult. Okay, case presentation. Srini, Actually, we are going for the case presentation, sir. okay, yes. Today we are having a case presentation by Shireen Das. Miss Shireen, Yes, ma'am. please go on. गुड इवनिंग सबको। मैं हर्बर्ट प्रोविजन हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स वर्किंग हूँ। बताए कंटिन्यू। मेरे पेशेंट का एज जो है वो 40 इयर्स है, और एक मेल पेशेंट है जो हमारे पास कैजुअलिटी में आए थे विद द कंप्लेन ऑफ severe abdominal pain, vomiting and constipation. Then इनका क्वायरी में परफोरेशन डायग्नोस हुआ था। देन इनका सर्जरी होने के बाद इनको डिओडिनम परफोरेशन डायग्नोस हुआ था आफ्टर सर्जरी। ठीक है, जो वो कंप्लेन था उनका सीवियर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन था। ओके। उनका जो पास्ट हिस्ट्री उनका कुछ भी नहीं था, वो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, ना ही उनका कोई सर्जरी हुआ था पहले, और ना ही उनको कोई क्रोनिक डिसीज था लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। सो एग्जामिनेशन में जो उनका हमने वाइटल साइन लिया था, तब उनका बीपी 140/90 था, टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, पल्स उनका 88 पर मिनट था, एंड रेस्पिरेशन उनका 28 पर मिनट था, बीट पर मिनट था। वेट उनका 62 kg था और हाइट उनका 170 था, और BMI 20.8 था। उनका जो एग्जामिनेशन किया था वो ओरिएंटेड थे, उनका मतलब उनको थोड़ा सा डिजीनेस था और उनको ड्राई कफ भी था। और जीआई सिस्टम में जब वो आए थे तो उनको नोजिया, वॉमिटिंग था, एब्डोमेन उनका डिस्टेंशन था, टेंडरनेस था उनका, वोवल साउंड जो था उनका एब्सेंट था, और यूरिनरी सिस्टम उनको हमने कैथेटराइज किया था। बाकी उनका जो बाकी एग्जामिनेशन उनका नॉर्मल ही था, स्किन नॉर्मल था,
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उनका जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हमने उनका अल्ट्रासोनोग्राफी किया था, जिसमें उनका प्रेजेंस था फ्री फ्लोटिंग एयर इन एब्डोमेन था, और एब्डोमेन एक्सरे किया था तो उसमें एयर क्लियरली दिखाई दे रहा था अंडर डायफ्राम। रूटीन टेस्ट में हमने उनका सीबीसी किया था। डब्ल्यूबीसी उनका 19,200 था, जो कि इंक्रीज था, बढ़ा हुआ था। और प्लेटलेट्स उनका 2,94,000 था। एचबी उनका 13.9 ग्राम था। सीरम एमिलेज उनका 52.8 था, और S3 उनका नेगेटिव था, क्योंकि उनको सर्जरी के लिए जाना था, तो इसलिए उनका S3 टेस्ट किया गया था। ब्लड ग्रुप उनका O पॉजिटिव था। ट्रीटमेंट उनका ट्रीटमेंट में उनको हमने एनजी ट्यूब इंसर्ट किया था, उनको हमने एलवीओ रखा था, और आईवी फ्लूइड दिया था, और कैथेटराइज किया था। फिर देन उसके बाद उनको सर्जरी के लिए रेडी करके लेप्रोटमी के लिए पोस्ट किया था। तो साइकोसोशल एक्सपेक्ट उनका हमारे को एंजाइटी और डिले इन वुंड हीलिंग में, लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल, अल्कोहल विड्रॉल, क्योंकि वो अल्कोहलिक थे और स्मोकिंग भी करते थे। ओके। मेडिकेशन हमने उनको क्योंकि मेडिकेशन में हमने उनको एंटीबायोटिक दिया था। एंटीबायोटिक में हमने उनको सेफ्ट्रिजोन 1 ग्राम और मेट्रोजिल 500 mg दिया था, और एंटासिड का पेंटोप्राजोल चल रहा था 40 mg, और एंटीएमेटिक में हमने उनको इंजेक्शन एमसेट दिया था। एंटीपायरेटिक में उनको इंजेक्शन पीसीएम 1 ग्राम दिया था, और उनका अनाल्जेसिक उनका इंजेक्शन पोर्टविन, और उनका ट्रामाडोल भी चला था, जो मैं मेंशन नहीं कर भूल गई शायद से। तो हम उनको मतलब पीआरएन में इंजेक्शन पोर्टविन और इंजेक्शन फिनार्गन मिक्स करके दोनों देते थे, अगर जब उनको सीवियर पेन होता था तब। और विटामिन इंजेक्शन दिया था, थायमिन इंजेक्शन दिया था 100 mg। मेन कंसर्न क्या था, क्या है हमारा कि जो पेशेंट का पेन है वो एक सही समय सही टाइम पर उसका क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, और जो उनका फेयर एंड एंजाइटी था वो भी रिड्यूस हो सके। जो भी उनका सर्जरी को लेके जो भी एंजाइटी और फेयर था, वो सब हम उनको क्या करें कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देके दूर कर सकें, और उनकी जो भी डेली एक्टिविटी हो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकें। समरी, उनका जो समरी था आफ्टर उनका सर्जरी, उनका जो प्रोग्नोसिस था वो अच्छा था, और उनकी जो कंडीशन थी इम्प्रूव हो गई थी हमारे मतलब मेडिकल और सर्जिकल और नर्सिंग केयर देने के बाद। और उनको जब हमने हेल्थ एजुकेशन दिया था और वुंड केयर किया था, जो लेप्रोटमी सूचर साइट पर, सर्जिकल साइट पर, कि वहां पर इन्फेक्शन ना हो, और उसके लिए और डाइट दिया था, मेडिकेशन से ट्रीट करने के लिए, उनके जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए और पेन मैनेजमेंट के लिए, और फॉलोअप के लिए बुलाया था। मतलब डिस्कशन पॉइंट हमारा हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद पेशेंट और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, गुड हीलिंग और पेन मैनेजमेंट। Okay. So please stop the screen share. Okay. So उसमें आपका फर्स्ट कंसर्न आपने जो डाला तो वो है कि हाउ टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप, और मैं भी पेशेंट के साथ जो रेपो है वो रेपो किस तरह से अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। अब देखो आपका पेशेंट में क्या हिस्ट्री, मतलब आप अगर देखोगे तो मेनली पेशेंट का मेन क्या चीज है, पेशेंट एंशियस है, पेशेंट को ऑपरेशन का चीजों को लेकर बहुत पेशेंट फियरफुल है, एंड पेशेंट एल्कोहलिक भी है। तो एल्कोहलिक पेशेंट अगर जब कोई सिम्टम्स डेवलप करता है
अगर अल्कोहल विड्रॉल भी है तो वन काइंड ऑफ पेशेंट को एक मतलब साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत डिप्रेस होता है क्योंकि वो स्टिमुलेशन आते रहता है पर पेशेंट अल्कोहल ले नहीं पाता है, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स पे भी पेशेंट को परेशान करता है। एक चीज, सेकेंडरी चीज क्या होता है, पेशेंट जो उस चीज को जो पेशेंट जो अल्कोहल को ले नहीं पा रहा है उसके लिए पेशेंट उनका फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत एंग्जियस होता है, एंजाइटी की मतलब वो गुस्सा दिखाते हैं वहां पे, तो अटेंडेंस भी बहुत परेशान होता है। तो जिसका वजह से आपको उस हिसाब से पेशेंट को एंड पेशेंट का केयर गिवर को गाइड करना है। एंड आगे चल के बोलता है ना, जो चीज गुस्सा नहीं कर सकता है वो चीज प्यार में हो सकता है, तो प्यार से पेशेंट को समझाना है ताकि वो पेशेंट जो है एक दिन में तो वो अल्कोहल लेना सीखा नहीं। आपने अगर बोला कि हाँ इस ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल मत लो तो वो मानेंगे नहीं, अल्टीमेटली वो पीने वाला ही है। लेकिन उस हिसाब से पेशेंट का अटेंडेंस को समझाना है, किस तरह से पेशेंट के साथ बात करना है, आगे चल के अल्कोहल को किस तरह से वो अवॉइड कर सकता है। तो वो चीज जब एंड बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट के साथ, तो वो पेशेंट को समझ में नहीं आता है। जब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तभी हम गुस्सा होते हैं ना, वो सिंपल बात है। जो चीज हमको समझ में नहीं आता है वही हम गुस्सा करते हैं, जो चीज हमको समझ में आता है वो तो हम गुस्सा नहीं करते। तो पेशेंट को जब ट्रीटमेंट क्या चल रहा है तब वो जब उनको समझ में नहीं आता है तभी पेशेंट गुस्सा करता है। तो अगर पेशेंट को गुस्सा को कम करना है तो पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आगे का प्लान क्या है एंड पेशेंट को किस तरह से चलना है। बार बार आप दारू पीते हो इसलिए आपका ऐसा हुआ, आप दारू पीते हो ऐसा हुआ, तो वो आपको उनको मतलब छोटा नहीं देखा के उनको सपोर्ट करना है, तभी आप पेशेंट आपके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे। समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या था उसमें, पेशेंट को मतलब हाँ पेशेंट को वोमिटिंग होता है, तो बेसिकली वो कौन सा टाइप का वोमिटिंग है, सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी डिजीज है पेशेंट का ड्यूडेनल परफोरेशन, उसके लिए पेशेंट को सेकेंडरी सिम्टम्स हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है वो डिजीज रिलेटेड में आएगा, तो उस पेशेंट में राइस ट्यूब अगर है तो राइस ट्यूब में किस तरीके का मतलब पेशेंट को डाइट देना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को क्या मेंटेन करना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या मेंटेन करना चाहिए, तभी पेशेंट को सब क्लियर होके एक अच्छा पिक्चर मिलेगा, तभी पेशेंट उसको मेंटेन कर सकता है। एंड घर वालों को भी आपका डिस्कशन में मेंटेन को उसको इंक्लूड करना चाहिए। विदाउट फैमिली मतलब फैमिली को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, समझे ना? यस सर। फिर आपका एक क्वेश्चन था पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वुंड हीलिंग एंड पेन मैनेजमेंट। अच्छा पेन मैनेजमेंट का तो क्लास हो गया, तो उसमें से बोलो इस पेशेंट का वुंड हीलिंग के लिए आप क्या करोगे एंड पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? ग्रुप सर उसका जो ड्रेसिंग होगा वो हमको डेली करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अच्छे से कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, फर्स्ट डिस्चार्ज, और सूचर जो है वो हील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा है। ओके तो बेसिकली परफोरेशन वाला पेशेंट में मैक्सिमम पेशेंट में पेरिटोनाइटिस भी हो जाता है क्योंकि वो परफोरेटेड है ना, तो जो भी खाना खाता था वो खाना इंटेस्टाइन से निकल के पेरिटोनियम कैविटी में जमा होने लगता है, तो इसीलिए पेरिटोनाइटिस हो जाता है। तो वो पेशेंट को अगर ऐसा सिम्टम्स ना हो ताकि तो ऑपरेशन के पहले तक पेशेंट को किस तरह से खाना खा सकता है वो आपको डायरेक्शन देना है। एंड डॉक्टर को भी पूछना है कि पेशेंट को किस तरह के खाना दे सकता है। बेसिकली लिक्विड भी ज्यादा प्रेफरेबल है। 2 नंबर चीजें हैं पेशेंट का जो भी वुंड हीलिंग है
वो वुंड हीलिंग के लिए डेली ड्रेसिंग पेशेंट को करना पड़ेगा, मेंटेनिंग स्टेराइल फील्ड, क्योंकि वो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग है, सर्जिकल वुंड है ना, तो सर्जिकल वुंड की वजह से वो अच्छी तरह से मेंटेन होना पड़ेगा। हार्डली जो पेन है, तो पेन बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी हो सकता है एंड पेशेंट को अदर चीज का, जिस तरह से समझ लो कि अगर पेन बोले तो उसमें टोटल पेन, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, वो सब आएगा। तो फिजिकल पेन तो ठीक है, वो ऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन साइड में उनका पेन हो सकता है, लेकिन उनका जो बाकी का चीजें है, जैसे उनका एंजाइटी हो रहा है, अरे मैं तो काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, इधर पे ऑपरेशन भी जल्दी नहीं कर रहा है, ऑपरेशन का डेट नहीं दे रहा है, वो सब चीज को लेके उनका वो एक मन में चलते जाएगा, तो वो एक तरीके का पेन है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। स्पिरिचुअल अगर देखा जाए, सॉरी सोशल अगर देखा जाए, तो वो क्या करेगा, गुस्सा होकर फैमिली मेंबर से भी झगड़ा करेगा, दोस्त लोगों से भी झगड़ा करेगा, एंड वो कि कोई अगर देखने के लिए, रिलेटिव्स अगर देखने के लिए आएगा तो बात नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि उसको दारू पीना है ना, वो तो विड्रॉल सिम्टम्स में है, तो वो उस टाइम पे क्या करेगा, वो सोशली वो खुद को आइसोलेट कर लेंगे, ज्यादा मिलजुल के बात नहीं करेंगे, तो वो चीज को भी नर्सेस को ध्यान देना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपका जैसा स्पिरिचुअली, तो ऐसा है, कितना लोग मेरे जैसा दारू पी के ट्रेन में पड़ा रहता है, रास्ता में पड़ा रहता है, उसका तो ऐसा नहीं होता है, मेरा ही क्यों ऐसा हुआ, तो उस टाइप का चीजें आएगा। ये ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर गलत है, डॉक्टर को पता नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसा बोला, डिनाई फेज में जा सकता है, वो सब चीजों में आपको ध्यान देना है। समझ में आया? Yes. ऐसे ही यस मत बोलो, समझ में नहीं आया सर, बट उनका इमरजेंसी सर्जरी हुआ था, इलेक्टिव नहीं था, इमरजेंसी हुआ था, और फिर उनका फैमिली कोई नहीं था, और क्योंकि वो ड्राइवर है और वो मतलब इधर गाड़ी लेके जाते रहते हैं, तो उनको पेन हुआ, और आउटसाइड भी मतलब उन्होंने ऐसे ही मेडिसिन लिया था पहले एब्डोमिनल पेन के लिए, तो फिर जब वो हमारे हॉस्पिटल में आए थे, एक्सरे वगैरह हुआ उनका, तो इलेक्टिव सर्जरी के लिए, इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनको पुश किया था, और फिर उनका फैमिली में उनको इस बात से भी एंजाइटी था कि फेयर था कि क्योंकि वो अकेले जो थे अपने फैमिली में, एक मतलब वो ही एक कमाने वाले हो गए, जैसे हेड ऑफ द फैमिली वो ही थे, और उनकी फैमिली में उनके जो बच्चे हैं वो भी 8 उनके बच्चे थे, जिसमें से 7 उनकी बेटी थी और 1 उनका बेटा था, और जिसमें से उनकी छोटी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था, तो वो उससे भी ज्यादा थे, उनके अंदर फेयर था कि अगर मुझको कुछ होगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। हाँ, तो वो टाइप का मतलब चीजें, वो इश्यूज उनका फैमिली में साइकोसोशियल इश्यूज रहेगा, तो वो इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, तभी जाके वो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेटिव ज्यादा करेंगे, नहीं तो हाँ, वो चीज जो उनका माइंड में चल रहा है, उनका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप जितना भी पुश करो वो उनके जैसा नहीं बनेगा, उनका माइंड में जो चल रहा है वो नहीं करेगा, तो वो पेशेंट के साथ अच्छे से बात करना पड़ेगा। एंड पेशेंट का फैमिली मेंबर्स, जो भी नियरेस्ट फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, उन लोगों को बुला के लाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा पेशेंट में वही मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है वो तो आपको कुछ नहीं कर सकता है, तो पेशेंट का वाइफ नहीं था क्या? सर वाइफ था, पर वो लेकिन गांव में उनका वाइफ था, क्योंकि वो पहाड़ में रहते हैं इसीलिए। अच्छा, तो उस हिसाब से क्या कर सकता है, तो उनका जो साथी था उनके साथ जो उनको लेकर आया था, उसने ही मतलब कंसर्न वगैरह हमको दिया था सब, तो फैमिली से कंसर्न करके, तो वो बेसिकली वो सब इश्यूज जो है, तो वो बाकी जो साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल इश्यूज है एंड बाकी का जो चीजें है, जो साइड बाय साइड, अदर देन द पेशेंट का ऑपरेशन, पेशेंट का जो मतलब फिजिकल जो चीजें है, फिजिकल को छोड़ के बाकी जो 3 एस्पेक्ट्स है, वो तीनों एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा जोर डालना है, समझना है पेशेंट का फैमिली डायनामिक्स को, एंड पेशेंट भी उनका फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करता है वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप बुलाने से आएंगे कि नहीं, पेशेंट बोले किसी दिन बोले दारू पी के किसी को गाली दे के रखा है, अभी आपको आप उनको फोन करने से नहीं आएंगे,
तो वो सब चीजें हैं, तो वो सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। बट उनका फैमिली कोऑपरेटिव था कि जब उन्होंने बुलाया था वो लोग मतलब इवनिंग जैसे मॉर्निंग में वो लोग आए थे तो इवनिंग तक सब लोग आ गए कोऑपरेटिव। अच्छा अच्छा, तो अच्छा है। तो उनका फैमिली मेंबर्स आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बात किया था? यस सर, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। यहाँ तक मतलब जो पेशेंट थे हमारा इतना पेन में होने के बाद वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ रिएक्ट कर रहे थे। ओके। और वो जो पेशेंट का जो एल्बो विट्रल का जो सिम्टम्स, ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखा है जो मतलब काटने वाला ऐसा सीजर जैसा आया ऐसा? नो सर, इतना तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा ही वो हुआ था अल्कोहल विट्रल, बाकी तो क्योंकि वो ठीक थे। ओके ओके ओके। तो वो पेशेंट को बेसिकली इलेक्टिव पेशेंट को आप पहले से मैनेज कर सकते हो। जो इमरजेंसी में से सडनली आता है उस पेशेंट को उतना तो मैनेजमेंट नहीं होता है, बट फॉलोड बाय ऑपरेशन आप फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करके उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। एंड रेगुलर ड्रेसिंग अच्छी तरह से होना चाहिए एंड फैमिली मेंबर्स को भी पेशेंट का केयर में इंक्लूड करके वो बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ इंक्लूड करना है तो कर सकते हो। यस सर मेरे को पूछना था, जो इंजेक्शन फोर्टिन है वो हमारा ओपियोइड में आता है कि नहीं? क्या क्या? जो हमारा इंजेक्शन फोर्टिन है वो हमारा ओपियोइड में आता है या नहीं? इंजेक्शन फोर्टिन ओपियोइड क्लास में नहीं आता है, ठीक है। वो शेड्यूल एक्स में आता है, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच में आता है, ठीक है। वो ओपियोइड्स क्लास में नहीं आता है। ओपियोइड्स क्लास में आपका जो मैंने बोला था कि बुप्रेनोर्फिन, मॉर्फिन, फेंटानिल, मेथाडोन, पेथिडीन, यही ड्रग्स है जो स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स में आता है। वीक ओपियोइड्स में कोडेन, ऑक्सीकोडेन, हाइड्रोकोडेन और ट्रामाडोल, ट्रोपेंटाडोल वही है और कुछ नहीं। ओके, और कुछ क्वेरी है आपका पहले वाला क्लास को लेके है तो पूछिए। पहले वाला क्लास, आज के क्लास, कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछो। आप नोजिया वोमिटिंग आने से अच्छी तरह से जवाब दे सकोगे, आंसर कर पाओगे? आपका नर्सिंग असेसमेंट बहुत जरूरी है। एज ए नर्स हमारे सामने एक नोजिया एंड वोमिटिंग वाला पेशेंट आया, हम क्या क्या चीज पूछेंगे, क्या क्या चीज हमको ध्यान देना चाहिए। नोजिया वोमिटिंग क्यों हो रहा है, वो रहता किधर है, खाता किधर है, उसके बाजू वाला पेशेंट को स्मेल के वजह से हो रहा है क्या, पेशेंट को कोई मेडिकेशन चल रहा है क्या, वो तो जनरल चीजें है। हो सकता है, क्यों हो सकता है, दिमाग से सोचो एंड उस हिसाब से आपको वो कैटेगराइज करना है। जस्ट दिमाग लगाओ। होगा क्लियर? सर आपने बोला था पैच का फंक्शन सर कि जब पेन किलर चल रहा हो कोई भी तो 8 आवर्स तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही वो फंक्शन करता है। इसके पैच के बारे में बताइए सर, वो कितना ड्यूरेशन तक काम का वर्क करता है जब लगाने के बाद? पैच लगाने के बाद 8 आवर्स नहीं, 12 आवर्स, ठीक है। सपोज समझ लो कि किसी पेशेंट को 10 mg मॉर्फिन 4 घंटा के बाद मिल रहा है, ठीक है। आप वो पेशेंट को 25 mcg का पैच लगा दिए। अब डॉक्टर ने बोला कि ये पेशेंट घर जाएगा कल, तो आज इसको पैच लगा दो और उसका अटेंडेंस को भी दिखा दो कि पैच कैसे चेंज करता है।
आप पेशेंट को आज दोपहर को 12 बजे आपने पैच लगा दिया, आप उसका एक्शन आने में 12 घंटा लगता है। मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक उसका एक्शन नहीं आएगा, रात 12 बजे के बाद ही उसका एक्शन आएगा। इसीलिए पहले जो आप 10 mg मॉर्फिन दे रहे थे उसका 2 बजे का डोज, उसका शाम को 6 बजे का डोज और रात को 10 बजे का डोज, वो 3 डोज आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर, लेकिन पैच जो 12 घंटे बाद वर्क करेगा तो कितना टाइम तक वो हमको नेक्स्ट पैच नहीं लगाना है? अगर वो फेंटानिल पैच है तो 72 घंटा 3 दिन रहता है। अगर वो पैच, फेंटानिल पैच हमेशा 72 घंटा काम करता है, और अगर बुप्रेनोर्फिन बुवेलोर पैच है तो वो 7 दिन तक काम करता है। तो जिस टाइम पे आपने लगाया उस टाइम से 7 दिन आपको काउंट करना है। हाँ, फेंटानिल पैच किस जगह में लगाना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ये फेंटानिल पैच आपको सुप्रास्केपुलरी, ये जो एरिया है यहाँ पे लोगों का, लड़की लोगों का जो ब्यूटी बोन होता है, ये इसका बिल्कुल नीचे, यहाँ पे कोई हेयर नहीं होता है। जहां में भी आप लगाओगे वहां पे ना कुछ हेयर नहीं होना चाहिए। अगर बाल के ऊपर लगाओगे तो इसलिए देखना, जिन लोगों का हाथ में बहुत हेयर होता है, आप प्लास्टर लगाने के बाद वो प्लास्टर उठ जाता है ऊपर की तरफ, टूट जाता है तो वो स्टिकर लगा नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऐसा जगह में लगाना चाहिए जिधर कोई हेयर नहीं, कोई बाल नहीं है। तो इसीलिए हाथ का अंदर के तरफ, थाई के अंदर के तरफ, यहाँ पे पीठ पे लगा सकते हैं। समझे? और एक जगह में जहां लगाया, पहला पैच जहां लगाया, दूसरा पैच दूसरा जगह में लगाना है। एक ही जगह में सेम जगह में नहीं लगाना है, ठीक है? और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पेन जहां में है, अगर मेरा राइट साइड में पेन है तो राइट साइड में लगाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड जिस जगह में पेन है बेसिकली वहां पे नहीं लगाना है, क्योंकि पेन के लिए उस जगह के टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाएगा और पेशेंट को ओवरडोज हो सकता है। तो इसीलिए जिस जगह, और बुखार होने से पैच नहीं लगाना है। तो बहुत सारा चीज ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चंस है? नोजिया वोमिटिंग वो तो इजी है, सबका हॉस्पिटल में होता है। इसलिए सब लोग एकदम सबसे पहले बोला ऑन्डेनसेट्रोन देना है। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो कैन वी वाइंड अप? सर वो हिचकी वाला जो डिओडिनम के पास क्या बोले थे उस समय, मेरा वॉइस नहीं आ पाया था सर। बेसिकली मैं बोल रहा था कि हिक्कप जो है, हिचकी आना जो है, वो अलग एक टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अलग टॉपिक में आपको लिया जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है, राइस ट्यूब वाला पेशेंट में जैसे ट्यूब को डाल दिया जरूरत से ज्यादा, तो वो क्या करता है, स्टोमक क्रॉस करके ड्यूडेनम तक भी पहुंचता है। तो ड्यूडेनम तक अगर पहुंच गया तो वो क्या करता है, पेशेंट का जो मूवमेंट, बैठेगा उठेगा, तो उसके लिए वो उसका जो टिप है वो ड्यूडेनम में ऐसे स्टिमुलेट करता है, ड्यूडेनम में लगता है। तो स्टिमुलेशन की वजह से वो ना जालकी मूवमेंट हिक्कप जैसा आते रहता है। तो कभी कभी उसके लिए होता है, कभी कभी वो अगर ज्यादा मतलब ड्राई वाला खाना खा लिया एंड बॉडी उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है, हम लोग देखना, आप ड्राई खाना खाते हो तब पानी पीना पड़ता है, आपको हिक्कप आता है। तो वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो पास नहीं हो पा रहा है, उसको भिगाना चाहिए। एंड अंदर का जो टिश्यू है उसका ड्राइनेस की वजह से भी कभी कभी होता है।
ठीक है? yes sir, clear. ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों को और कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आप लोग मेरा नेक्स्ट और भी एक सेशन है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर मेरा सेशन नहीं भी रहे तो आप मतलब भेज सकते हो पीडीएफ के तौर पे, तो वो लोग मुझे फॉरवर्ड करके देंगे और मैं आपको आंसर बोल दूंगा, वो भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत सीख के नहीं जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे आए हो सीखने के लिए और सीखना चाहिए अच्छी तरह से। चलो, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you for that wonderful presentation. Thank you, Shireen, for that case presentation. Thank you, Sunanda ma'am, for being here. Thank you all. We'll see you on the next class. I have shared the feedback link with you all. Kindly go through it. Bye. Thank you so much. Thank you, Senior. Bye bye Thank you, ma'am. sir. Thank